Today we are going to study about tissues. So let's start. What is a tissue? The word tissue comes from an old French verb that means to weave, right? ये जो tissue word है ये old French verb से derive हुआ है जिसका मतलब है to weave. वीव का मतलब क्या होता है हिंदी में? बुनना, राइट? जैसे स्वेटर बुनते हैं, बर्ड्स अपनी नेस्ट वीव करती हैं, राइट? बुनती हैं। तो उसी प्रकार क्या है, जो टिश्यूज़ हैं वो कैसे बनते हैं? पहली बात, सेल्स और सेल्स मिलकर इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं, राइट? अब ये जो टिश्यूज़ है इनको किसने बुना हुआ है? सेल्स ने बुना हुआ है, राइट? जो वर्ड वीव है मीन्स बुनना, राइट? आगे है, टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, राइट? अब जैसे हमें पता है कि सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर आगे ऑर्गन बनाते हैं, क्लियर? तो अब टिश्यू जो है अगर पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक ऑर्गन बनाने लगे हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट, तो उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो सिमिलर होगा और उनका फंक्शन भी क्या होगा? सिमिलर होगा, जो कि हार्ट का होना चाहिए, राइट? अब जैसे लीवर वाले लीवर बना रहे हैं तो वो लीवर का ही फंक्शन करेंगे और लीवर का ही स्ट्रक्चर बनाएंगे। हार्ट वाले मिलकर हार्ट बना रहे हैं टिश्यूज़, तो उनका जो फंक्शन होगा वो हार्ट का ही परफॉर्म करेंगे, राइट? तो उसको क्या बोलते हैं? एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे, क्लियर? दे वर्क टुगेदर एज अ यूनिट, राइट? ये एज अ यूनिट काम करते हैं, क्लियर? अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यूज. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर देयर? देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, राइट? फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड इज कनेक्टिव टिश्यू, third is muscle tissue, and fourth is nervous tissue, right? So we are going to discuss about these tissues in details. So first starting with the epithelial tissue. अब ये epithelial tissue क्या है? This is a highly circular tissue that overlies body surface, lines cavities and forms glands, right? ये जो epithelial tissue है ये most abundant type of tissue है जो पूरी बॉडी में पाया जाता है, right? ये क्या करता है? बॉडी सरफेस को बनाता है और जो कैविटीज़ है उनको लाइन करता है और ग्लैंड्स बनाता है, क्लियर? अब जो स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, राइट, फंक्शन एज अ रिसेप्टर फॉर स्पेशल सेंसेस, राइट? ये क्या है इसमें? ये जो एपिथेलियल सेल है ये क्या करेंगे? एज अ रिसेप्टर फॉर सेंसेस काम करते हैं। हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं स्किन की, राइट? अब स्किन जो है वो सेंस कर जाता है, वो फील करता है हॉट कोल्ड, राइट? एवरीथिंग ये फील करता है, तो वो किसके थ्रू फील करता है? epithelial cells के through, right? Now these are numerous and are very closely packed together into sheets called epithelia. ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, numerous means बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं और ये closely packed होते हैं, tightly packed होते हैं एक दूसरे के साथ, एक sheets में ये packed होते हैं, right? उसको क्या बोलते हैं हम? एपिथीलिया बोलते हैं, राइट? द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इज स्कैंटी, राइट? ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है ये क्या है? स्कैंटी. स्कैंटी मीन्स कम होना, राइट? अब बात करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं. ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है ये एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क है एक्स्ट्रा सेलुलर मैक्रोमॉलिक्यूल्स का. जैसे कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैक्रोमॉलिक्यूल्स कौन से हैं? फर्स्ट है कोलेजन जिसका काम होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना सेल को. सेकेंडली एंजाइम्स एंड थर्ड इज ग्लाइकोप्रोटीन्स, राइट? ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क है. ये क्या करते हैं तीनों मिलके? ये जो सराउंडिंग सेल्स हैं, राइट, उनको स्ट्रक्चरल एंड बायोकेमिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स के बारे में, राइट? अब ये जो एपिथेलियल सेल्स है, ये जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं ये कितने टाइप्स के हैं? फर्स्ट इज सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड सेकंड वन इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, क्लियर? अब ये जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं ये क्या होते हैं? ये सिंगल लेयर्स ऑफ सेल्स होते हैं और जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं ये क्या होते हैं? सेवरल लेयर ऑफ सेल्स के साथ ये बने होते हैं, राइट? मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स, राइट? अब बात करते हैं सबसे पहले सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की. ये फर्दर 3 टाइप्स में आगे सब डिवाइडेड है. सबसे पहले है स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू. ये अपने शेप के बिहाफ पे डिवाइडेड, राइट? फर्स्ट इज स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड इज क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू एंड थर्ड वन इज कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, राइट? ये तो था सिंपल एपिथेलियल टिश्यू. अब देखते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू. ये आगे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम एंड सेकंड वन इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज सेल्स, दीज टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज one by one, right, in details. Now starting with the introductory part of simple epithelial tissue,
What are simple epithelial tissues? They consist of single layer of cells that are found on absorptive एंड सिक्रीटरी सर्फेसिस, राइट। अब ये जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं ये क्या है? ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं और ये कहाँ मिलते हैं हमें? एब्जॉर्प्टिव एंड सिक्रीटरी सर्फेसिस पर, राइट। द मोस्ट एक्टिव टिश्यू इज़ द लॉन्गेस्ट टिश्यू। अब जो टिश्यू मोस्ट एक्टिव होगा वो क्या होगा? लॉन्गेस्ट टिश्यू होगा। अब हम डायग्राम में इनकी शेप्स देख सकते हैं। सिंपल क्यूबॉइडल है, सिंपल स्क्वेमस है और सिंपल कॉलमनार है, राइट। हम सबसे पहले बात करते हैं स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की। This consists of extremely thin cells that resembles the scales of fish, right। अब हम डायग्राम में देख सकते हैं सिंपल स्क्वेमस में कि इसकी जो शेप है वो कैसी है? जो स्केल्स ऑफ फिश हैं, जो फिश के ऊपर स्केल्स होते हैं, राइट, उसकी तरह ये दिखता है। सेकंड, इट इज़ अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स टाइटली पैक टुगेदर लाइक फ्लैट स्टोन्स, ठीक है। और ये सेकेंडली किसकी शेप के साथ रिसेंबल करता है? ये सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स है जो कि टाइटली पैक टुगेदर होते हैं, राइट। ये याद रखना, एपिथेलियल टिश्यूज हमेशा टाइटली पैक्ड होते हैं। और ये डायग्राम में किसकी तरह अपीयर हो रहा है? किसकी तरह अपीयरेंस आ रही है इसकी? राइट, ये फ्लैट स्टोन्स की तरह दिख रहे हैं, राइट। दे फॉर्म द लाइनिंग ऑफ हार्ट। अब ये जो हार्ट की लाइनिंग फॉर्म करते हैं, एंडोकार्डियम लेयर फॉर्म करते हैं, राइट। आगे एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। क्लियर? ये था स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। अब वर्ड इंडिकेट करे कि इसकी जो शेप होगी वो क्या है? क्यूब होगी, यानी कि स्क्वायर शेप होगी, राइट। दीज आर क्यूब शेप्ड सेल्स, स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन, राइट। दे फॉर्म किडनी ट्यूब्यूल्स एंड आर फाउंड इन सम ग्लैंड्स। अब ये जो किडनी की ट्यूब्यूल्स पार्ट है उसको बनाते हैं और ये कुछ ग्लैंड्स में भी पाए जाते हैं। दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। अब इन ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू है ये 3 प्रोसेसेस में इन्वॉल्व है, सिक्रीशन में, एब्जॉर्प्शन में और एक्सक्रीशन में। क्लियर? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू की। दीज आर द सिंगल लेयर रेक्टेंगुलर शेप्ड सेल्स। आप डायग्राम में देख सकते हो ये रेक्टेंगुलर शेप सेल्स हैं। दीज आर फाउंड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ऑल्सो इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, राइट। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल एज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाए जाते हैं। The cells in fallopian tube are ciliated and involved in a movement of ovum towards the uterus। अब ये ciliated होने की वजह से क्या है? fallopian tubes में भी present है, हमने ऊपर पढ़ा है कि फीमेल reproductive tract में पाए जाते हैं। तो ये fallopian tube में present होते हैं और ये क्या हेल्प करते हैं? ciliated होने की वजह से ये ovum की मूवमेंट में हेल्प करते हैं, राइट। ovum को fallopian tube के थ्रू यूट्रस तक पहुंचने में हेल्प करते हैं, राइट। द ट्रेकिया इज ऑल्सो ciliated। ट्रेकिया क्या है? विंड पाइप है, राइट। इट इज ऑल्सो सिलिएटेड। क्लियर? आगे है दोज इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आर नॉन सिलिएटेड एंड कंटेन माइक्रोविलाई दैट प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन्स, राइट। अब जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में है वो नॉन सिलिएटेड है। सिलिया वर्ड है, इसके बारे में हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल में पढ़ा हुआ है, एज वेल एज माइक्रोविलाई भी वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। सीलिया किस में हेल्प करता है? मोटिलिटी में हेल्प करता है, राइट। और माइक्रोविलाइज जो है वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। क्लियर? सो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में है वो नॉन सिलिएटेड है। क्यों नॉन सिलिएटेड है? क्योंकि वहाँ पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं और जो माइक्रोविलाई होते हैं उनका स्पेसिफिक काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, राइट। सो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में नॉन सिलिएटेड हैं जो कि हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन्स। क्लियर? अब आगे हम बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू की। It consists of several layers of various shapes, right? अब stratified word है, it means several layers of tissues है। Clear? These tissues have a protective role for underlying structure। अब several layers of tissues है तो वो internal structure को, underlying structure को क्या करेगा? protect करेगा, right? and prevent them from mechanical wear and tear। ये चोट लगने से या organ को फटने से बचाएगा, right? आगे basement membranes are basically absent। Clear? अभी जो basement membranes हैं ये stratified epithelial tissue में absent होते हैं और ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। क्लियर? अभी जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, केरेटिनाइज्ड एंड नॉन केरेटिनाइज्ड। क्लियर? अब इसको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ सेल्स। Clear? In this, only one layer is directly attached to the basement membrane and rest of the layers are connected to one another to maintain the structural integrity.
क्लियर। अब यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड होने की वजह से क्या है, सिर्फ जो नीचे वाली लेयर होगी यानी कि जो एक लेयर होगी वही सिर्फ मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होगी, बाकी जो लेयर्स हैं वो एक के ऊपर एक बनी हुई हैं। और वो किस चीज़ में करती हैं, स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी में, मीन स्ट्रक्चर को जो है यूनाइट रखने में काम करती है, राइट। इन द डीपेस्ट लेयर द सेल्स आर मेनली कॉलमनार एंड एज दे ग्रो टूवर्ड्स द सर्फेस दे बिकम फ्लैटेंड एंड देन शेड ऑफ, राइट। जो डीपेस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है, उसमें जो सेल्स हमें पाए जाएंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस में, वो कैसे होते हैं, कॉलमनार होते हैं। और जैसे जैसे सरफेस की तरफ आते जाएंगे तो सेल्स फ्लैटेंड होते जाएंगे और फिर शेड हो जाएंगे, क्लियर। अब हम बात करते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम की। दिस इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ पियर शेप्ड सेल्स, राइट। जैसे अब पियर की जो शेप होती है वैसे ट्रांजिशनल एपिथेलियम की शेप होती है, और इसमें भी सेवरल लेयर्स है क्योंकि ये स्ट्रेटिफाइड का पार्ट है, राइट, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट है। सो इट इज फाउंड लाइनिंग द यूरिनरी ब्लैडर एंड अलाउज फॉर स्ट्रेचिंग एज द ब्लैडर फिल्स, राइट। अब ये क्या है, पियर शेप्ड सेल्स हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में पाए जाते हैं। और क्या अलाउ करते हैं, क्या फंक्शन करते हैं, ये स्ट्रेचिंग को अलाउ करते हैं एज सून एज द ब्लैडर फिल्स, क्लियर। यहीं पे ही हमारा एपिथेलियल टिश्यू खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट टिश्यू की बात करेंगे, वो है कनेक्टिव टिश्यू, राइट। कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड्स सपोर्ट, बाइंड्स टुगेदर एंड प्रोटेक्ट्स टिश्यू एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, राइट। अब जो कनेक्टिव टिश्यू है वो हमारी बॉडी में जनरली काम क्या करता है, वो टिश्यूज़ को सपोर्ट एंड बाइंड करता है, इकट्ठे बांधे रखता है और प्रोटेक्ट करता है ऑर्गन्स एंड टिश्यू दोनों को, क्लियर। कनेक्टिव टिश्यू इज़ द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द बॉडी। अब ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला टिश्यू है कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू, राइट। द कनेक्टिव टिश्यू सेल्स आर मोर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अब जो हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा था कि जो उसके सेल्स हैं वो टाइटली क्लोजली पैक्ड होते हैं, राइट। अब जो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं वो क्या होंगे, मोर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर होंगे, ठीक है, ये एक दूसरे से दूर दूर होंगे। और एपिथेलियल टिश्यू के क्या होंगे, वो टाइटली पैक्ड होंगे, क्लियर। ये इनमें एक मोस्ट कॉमन डिफरेंस है, क्लियर। अब intercellular substance that is called matrix is present in larger amounts, clear. Usually fibers present in the matrix which may be of a semi-solid jelly-like consistency or dense and rigid, right. अब ये जो fibers है matrix में जो present होते हैं, ये कोई कोई तो semi-solid jelly-like होगा, कोई डेंस होगा, डेंस मीन्स घना, और कोई रिजिड होगा, रिजिड मीन्स हार्ड, राइट। अब ये अलग अलग क्यों है, फाइबर्स जो हैं ये डिपेंड करते हैं अपॉन द पोजीशन एंड फंक्शन ऑफ द टिश्यू। अब क्या पोजीशन है टिश्यू की, कहाँ पे लोकेटेड है और उसका क्या फंक्शन है, उसके हिसाब से इनकी कंसिस्टेंसी होगी, राइट। अब आगे देखिए क्या है, मोस्ट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हैव अ गुड ब्लड सप्लाई, राइट। ये जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं इनके पास अच्छी ब्लड सप्लाई होती है, क्यों, क्योंकि ये वाइडली सेपरेटेड होते हैं, टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, क्लियर। अब आगे द मेजर फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ आर, फर्स्ट इज बाइंडिंग एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, राइट। ये बांध के रखते हैं टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को, और क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड इज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे कि ब्लड है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, उसका क्या काम है, ऑक्सीजन और अदर न्यूट्रिएंट्स जो है बॉडी में सप्लाई करते रहना, ट्रांसपोर्ट करते रहना, राइट। और आगे इंसुलेशन का, ये एज अ बैरियर एक्ट करते हैं बिटवीन हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर्स ऑफ द बॉडी, क्लियर। अब आगे देखिए क्या है, कनेक्टिव टिश्यू एक्सक्लूडिंग ब्लड इज फाउंड इन ऑल ऑर्गन सपोर्टिंग द स्पेशलाइज्ड टिश्यू, राइट। अब ये क्या है, जो कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड के अलावा ये सारे ऑर्गन्स में पाया जाता है जो कि सपोर्ट करते हैं स्पेशलाइज्ड टिश्यू को, क्लियर। अब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू सेल्स आर यूजुअली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज फिक्स सेल्स एंड सेकेंड वन इज द ट्रांजिएंट सेल्स। फर्स्टली टॉकिंग अबाउट फिक्स सेल्स और रेजिडेंट सेल्स, अब इनके नेम ही इंडिकेट कर रहे हैं कि ये कौन से टिश्यूज़ होंगे, इनका क्या काम होगा, क्लियर। ये फिक्स रहते हैं, वहीं पे डेवलप होते हैं, वहीं पे रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं और वहीं पे अपना काम करते हैं। अब फिक्स सेल्स के हम नाम देखते हैं कि ये कौन से हैं। सबसे पहले है फाइब्रोब्लास्ट, नेक्स्ट इज एडिपोसाइट्स जिनको हम फैट सेल्स भी बोलते हैं, नेक्स्ट इज मैक्रोफेजेस एंड लास्ट वन आर द मास्ट सेल्स, राइट। इनको हम बोलते हैं रेजिडेंट सेल्स और फिक्स सेल्स, ठीक है। ये वहीं पे रह के, एक ही जगह रह के अपना काम करते हैं, वहीं पे डेवलप होते हैं और अपने आप को वहीं पे मेंटेन रखते हैं, राइट। अब सेकंड हम बात करते हैं ट्रांजिएंट सेल्स की और वॉन्डरिंग सेल्स की।
Leukocytes that are white blood cells that migrate from bloodstream into connective tissue in response to inflammation or tissue damage, right? ये ल्यूकोसाइट्स जैसे सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, कहीं पे भी बॉडी में इन्फ्लामेशन हुई हो, टिश्यू डैमेज हुआ हो, तो ये वहाँ पे माइग्रेट कर जाते हैं. इनको क्या बोलते हैं, हम वॉन्डरिंग सेल्स बोलते हैं, राइट? अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे फिक्स सेल्स के बारे में, इनकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. सो सबसे पहली टाइप जो है वो कौन सी है, फाइब्रोब्लास्ट्स, राइट? दे आर मोस्ट कॉमन सेल टाइप इन कनेक्टिव टिश्यू. ये सबसे ज़्यादा कॉमनली पाए जाने वाले सेल टाइप है कनेक्टिव टिश्यू के. फाइब्रोब्लास्ट सिंथेसाइजेस द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड कोलेजन. ठीक है, अब ये जो फाइब्रोब्लास्ट हैं ये क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और कोलेजन. अब हम कोलेजन देखते हैं कि ये क्या होता है. कोलेजन इज अ टफ स्ट्रॉन्ग फाइबर दैट प्रोवाइड्स टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टू योर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज. अब ये जो कोलेजन है ये क्या है, टफ स्ट्रॉन्ग फाइबर है, राइट? ये क्या काम करता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है बॉडी को, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ऑर्गन्स को, राइट, और टिश्यूज़ को. प्लेस अ क्रिटिकल रोल इन वुंड हीलिंग. दे आर लार्ज फ्लैट ब्रांचिंग और स्पिंडल शेप्ड सेल्स, राइट? ये इस फीचर्स हैं कि ये लार्ज हैं, फ्लैट हैं, ब्रांचिंग है और स्पिंडल शेप सेल्स हैं, राइट? नाउ दे आर रिच इन RNA, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपैरेटस, राइट? ये तीनों प्रोटीन बिल्डिंग के साथ, प्रोटीन रिसीविंग के साथ, प्रोटीन पैकेजिंग के साथ डील करते हैं, राइट? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मैक्रोफेजेस. दीज आर इरेगुलर शेप्ड सेल्स विथ ग्रैन्यूल्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म. क्लियर? अब ये इरेगुलर शेप आप डायग्राम में देख सकते हो, इसकी कोई शेप नहीं है, इरेगुलर है, कहीं से भी कैसे भी बना हुआ है, राइट? और इसमें क्या है, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है. ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, दानेदार, जैसे सैंड है, ठीक है, वो ग्रैन्यूल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, कण प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? तो मैक्रोफेजेस भी इसी प्रकार का होता है. दीज आर ऑल्सो नोन एज हिस्टियोसाइट्स. हिस्टियोसाइट्स क्या है, टाइप ऑफ WBC है, क्रिएटेड बाय बोन मैरो. क्लियर? नाउ सम आर फिक्स्ड, यानी कि अटैच टू द कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स, वाइल अदर आर मोटाइल, राइट? अब इनमें से जो कुछ मैक्रोफेजेस है वो कुछ कुछ कनेक्टिव टिश्यूज के साथ चिपके हुए होते हैं, जबकि जो दूसरे होते हैं वो मोटाइल होते हैं, वो मूव कर सकते हैं, राइट? They play an important role in the body's defense mechanism as they are actively phagocytic, engulfing and digesting cell debris, bacteria and other foreign bodies, right? अब ये जो important role play करते हैं बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में, मीन्स कि बॉडी को बीमारियों से दूर रखने में. क्लियर? इनका काम क्या होता है, इनके पास एक फैगोसाइटिक एक्शन होता है और इनगल्फिंग एंड डाइजेस्टिंग द सेल बैक्टीरिया. ये बुरे सेल्स को खा जाते हैं, राइट? और फॉरेन बॉडीज़ को, बैक्टीरियाज को बॉडी के अंदर इन्वेड करने से प्रोटेक्ट करते हैं. क्लियर? इसकी कॉमन एग्जाम्पल है मोनोसाइट्स, राइट? इन ब्लड, फेगोसाइट्स इन एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, कुफर सेल्स इन liver, sinusoids, fibroblasts in lymph nodes and spleen, and microglial cells in the brain. Clear? ये था मैक्रोफेजेस के बारे में. अब हम पढ़ेंगे ल्यूकोसाइट्स के बारे में. These are white blood cells and are also known as leukocytes, right? These are immune cells that circulate in blood and in lymphatic system. ये immunity provide करते हैं बॉडी को, right? इनको immune cells भी बोलते हैं. क्लियर? और ये क्या करते हैं, ब्लड में सर्कुलेट होते रहते हैं और लिम्फैटिक सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं. देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स. सबसे पहले है न्यूट्रोफिल्स, मेन एक्शन अगेंस्ट बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शंस. ये बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन से बॉडी को बचाते हैं. सेकेंड वन इज मोनोसाइट्स. देयर मेन एक्शन इज अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ये बैक्टीरिया से बॉडी को बचाते हैं. इसिनोफिल्स, मेन एक्शन अगेंस्ट पैरासिटिक इन्फेक्शन से बॉडी को पैरासिटिक इन्फेक्शन से बचाते हैं, राइट? नेक्स्ट इज बेसोफिल्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्सेज टू एलर्जेंस. अब बॉडी को किसी प्रकार की भी एलर्जी से हमें कौन बचाता है, बेसोफिल्स बचाते हैं. नेक्स्ट वन इज लिम्फोसाइट्स एंड देयर मेन एक्शन इज अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शंस, राइट? बॉडी को वायरल इन्फेक्शन से कौन बचाते हैं, लिम्फोसाइट्स बचाते हैं. क्लियर? अब हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स आर ऑल्सो नोन एज ग्रैन्युलोसाइट्स since they contain granules that can digest microorganisms, right? ये जो न्यूट्रोफिल्स है, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स है, क्लियर? ये ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, यानी कि इनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होते हैं, राइट? साइट्स एंड मोनोसाइट्स है, दे आर नोन एज ए ग्रैन्युलोसाइट्स, क्योंकि उनमें ग्रैन्यूल्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं. क्लियर? आगे बात करते हैं प्लाज्मा सेल्स के बारे में.
दीज आर ऑल्सो नोन एज प्लाज्मेटोसाइट्स, राइट। ये प्लाज्मा के सेल्स हैं, तो इनको हम क्या बुलाएंगे, प्लाज्मेटोसाइट्स। साइट्स मीन्स सेल्स, राइट। These develop from B lymphocytes, a type of white blood cells that have matured and lost their power for further division, right। अभी जो B lymphocytes है इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे ब्लड वाले चैप्टर में, राइट। अब ये जो है ये टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल हैं और ये क्या होते हैं, मैच्योर हुए होते हैं और जिनके पास फर्दर डिवाइड करने की जो पावर है वो ख़त्म हुई होती है, राइट। ये उनसे बनते हैं, क्लियर। आगे देखिए शेप क्या है प्लाज्मा सेल्स की, राउंड टू ओवॉइड है विथ कार्टविल न्यूक्लियस, राइट। अब हम जैसे बात करते हैं कार्टविल न्यूक्लियस क्या होता है, वो जो बैलगाड़ी होती है उसका जो पहिया होता है, व्हील होता है, ठीक है, उस शेप का इसका न्यूक्लियस होता है, क्लियर है। अब आगे देखते हैं इम्यूनोग्लोबिन ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ रसल्स बॉडीज, राइट। अब ये जो ग्रैन्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, जिनको हम बोलते हैं रसल्स बॉडीज, राइट। वो कौन से ग्रैन्यूल्स होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। उनका नाम क्या है, रसल्स बॉडीज, राइट। अब आगे हम बात करते हैं दे सिंथेसाइज, वो क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, क्या बनाते हैं, एंड सिक्रीट स्पेसिफिक डिफेंसिव एंटीबॉडीज इनटू द ब्लड एंड टिश्यूज, क्लियर। अब ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये क्या होती हैं, जर्म्स के अगेंस्ट, इन्फेक्शंस के अगेंस्ट बॉडी को फाइट करने की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, क्लियर, पावर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उनको हम एंटीबॉडीज बोलते हैं, क्लियर। अब ये जो एंटीबॉडीज होती हैं वो क्या होती हैं, ये जो बॉडी को जर्म्स के अगेंस्ट, इन्फेक्शन के अगेंस्ट पावर प्रोवाइड करते हैं, उनसे फाइट करने के लिए उनको हम एंटीबॉडीज़ बोलते हैं, क्लियर। अब हम आगे बात करेंगे मास्ट सेल्स की। दीज सेल्स अकर इन ग्रुप इन रिलेशन टू ब्लड वेसल्स, ये ग्रुप में बनते हैं, राइट। दे आर फाउंड इन लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड अंडर द फाइब्रस कैप्सूल ऑफ सम ऑर्गन्स, राइट। अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, उसमें हम लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो मास्ट सेल्स है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं और अंडर द फाइब्रस कैप्सूल्स, राइट, एग्जाम्पल लिवर एंड स्प्लीन, क्लियर। अब दे प्रोड्यूस ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग हेपरिन। अभी हेपरिन क्या है, ये बॉडी में अननेसेसरी ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करती हैं, ब्लड क्लॉट्स, गांठें बननी खून की प्रिवेंट करती हैं। हिस्टामिन्स, हिस्टामिन्स क्या होते हैं, ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो रिलीज होते हैं और बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस क्रिएट करते हैं और हमें इनसे बचने के लिए एंटी हिस्टामिन्स लेने पड़ते हैं, राइट। एंड अदर सब्सटेंसेस विच आर रिलीज्ड व्हेन द सेल्स आर डैमेज्ड बाय डिसीज और इंजरी, राइट। ये सब कब रिलीज होते हैं, जब जो सेल्स हैं वो किसी बीमारी की वजह से ख़राब हो चुके हों या फिर कोई इंजरी हुई हो उन सेल्स को, तो ये हेपरिन एंड हिस्टामिन्स को ये रिलीज होते हैं, राइट। अब आगे क्या है, इन्वॉल्व इन जनरल इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। अब ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस किसको बोलते हैं, जैसे कि सोजिश हो गई है, कहीं पे टिश्यू डैमेज हुआ है, इंजर्ड हुआ है, वहाँ पे सोजिश होगी, ठीक है। अब ये जो मास्ट सेल्स है ये वहाँ पे पर्टिकुलरली जाएंगे और अपना काम दिखाएंगे, राइट। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। अभी जो कनेक्टिव टिश्यूज है इनको बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जनरल कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं जनरल कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। ये फर्दर सब डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। First one is loose connective tissue, second is dense connective tissue and third one is adipose tissue, right। अब specialized connective tissues के बारे में देखते हैं। ये 2 parts में divided हैं, first is cartilage and the another one is bone, right। अब इनके बारे में हम one by one discuss करेंगे। First one is the loose or areolar connective tissue, clear। This is the most generalized type of connective tissue and is widely distributed in the body providing elasticity and tensile strength, right। अब ये क्या है, most generalized type of connective tissue है जो कि पूरी बॉडी में पाया जाता है, right। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये, मतलब कि ज़्यादा तौर पर पाया जाता है, जो कि बॉडी को इलास्टिसिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड करते हैं। आगे कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स लाइक कोलेजन एंड इलास्टिक आर वाइडली स्पेस्ड। अब ये एक दूसरे पे ज़्यादा स्पेस पे ये प्रेजेंट होते हैं, मींस इकट्ठे नहीं होते। जैसे मैंने बोला है कि कनेक्टिव टिश्यू है वो लूजली पैक्ड होते हैं, यानी कि उसमें स्पेसेस ज़्यादा होती हैं। सो वही बात यहाँ पे आई है कि कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स लाइक कोलेजन एंड इलास्टिक आर वाइडली स्पेस्ड, राइट। उनमें काफ़ी स्पेस होती है एंड द लार्ज स्पेसेस आर कॉल्ड एरियोला। इसी वजह से जो टिश्यू है, ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, इसका नाम पड़ा है एरियोलर टिश्यू, क्लियर। क्योंकि इसमें लार्ज स्पेसेस हैं उसको हम बोलते हैं एरियोला, और एरियोला से इसका नाम पड़ा है एरियोलर टिश्यू या लूज कनेक्टिव टिश्यू, क्लियर। अब
इट कनेक्ट्स एंड सपोर्ट अदर टिश्यूज। फॉर एग्जाम्पल, अब ये कहाँ कहाँ कनेक्ट एंड सपोर्ट करते हैं? अंडर द स्किन, बिटवीन द मसल्स, सपोर्टिंग ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, इन द एलिमेंट्री कैनाल, इन ग्लैंड सपोर्टिंग सिक्रेटरी सेल्स। अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल क्या है? ये सारा डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व करता है, राइट। एंड इन द ग्लैंड सपोर्टिंग सिक्रेटरी सेल्स, ये उनके अंदर पाए जाते हैं, राइट। अब ये था लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। अब हम पढ़ेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, जो कि जनरल कनेक्टिव टिश्यू की ही टाइप है। This type of connective tissue is characterized by the presence of abundant fibrous tissues, mostly made up of collagen fibers with few elastin fibers, right? ये जो connective tissue की type है, इसका नाम ही बता रहा है कि ये abundant means बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले fibrous tissue के साथ मिला हुआ है, जिनमें mostly collagen fibers होते हैं और elastin fibers होते हैं, right? जो कि tissues को fibrous प्रॉपर्टी भी प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टी भी प्रोवाइड करते हैं, और कोलेजन मीन्स जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, राइट। आगे है इसकी सब टाइप है फाइब्रस टिश्यू। दिस टिश्यू इज मेड अप ऑफ मेनली ऑफ क्लोजली पैक्ड बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स विथ वेरी लिटिल मैट्रिक्स, राइट। ये जो फाइब्रस टिश्यू है ये बहुत घने हैं, ये क्लोजली पैक्ड हैं, ठीक है। इनके पास मैट्रिक्स जो है वो बहुत कम होता है। फाइब्रोसाइट्स यानी कि जो फाइब्रस टिश्यूज हैं आर फाउंड इन फॉर्मिंग लिगामेंट्स विच बाइंड बोन्स टुगेदर। अब ये जो बोन और बोन एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, ये किसके थ्रू जुड़ते हैं? ये लिगामेंट्स के थ्रू जुड़ते हैं, राइट। एज एन आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर बोन कॉल्ड पेरियोस्टियम, राइट। वो जो बोन की आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसको हम पेरियोस्टियम बोलते हैं। ये फाइब्रस टिश्यू हमें वहाँ पे भी पाए जाते हैं। दे आर फाउंड एज एन आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ सम ऑर्गन्स। अब एक आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग किन किन ऑर्गन्स की बनते हैं? किडनीज की, लिम्फ नोड्स की एंड ब्रेन की। क्लियर। अब आगे हम देखते हैं, दे फॉर्म मसल शीथ्स कॉल्ड मसल फेशिया विच एक्सटेंड बियॉन्ड द मसल टू बिकम द टेंडन। अब ये जो टेंडन है ये क्या काम करता है? ये मसल टू बोन अटैच करता है, राइट। जो बोन और बोन को अटैच करे उसको लिगामेंट बोलते हैं, जो मसल्स के साथ बोन को अटैच कराए उनको टेंडन्स बोलते हैं, राइट। अब ये जो फाइब्रोसाइट्स हैं ये हमें टेंडन्स के तौर पे भी पाए जाते हैं और लिगामेंट्स के तौर पे भी हम इनको देख सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट वन इज द इलास्टिक टिश्यू। इलास्टिक टिश्यू इज केपेबल ऑफ कंसीडरेबल एक्सटेंशन एंड रिकॉइल, राइट। अब इलास्टिक का काम क्या होता है? एक्सटेंड करना और रिकॉइल करना, क्लियर। तो वही काम इलास्टिक टिश्यू करते हैं कि ये एक्सटेंशन भी करते हैं, लंबे भी हो जाते हैं और रिकॉइल भी हो जाते हैं, वापस पीछे आ जाते हैं, क्लियर। ये इसकी प्रॉपर्टी है। एंड द मैट्रिक्स दैट कंसिस्ट्स मेनली मासेस ऑफ इलास्टिक फाइबर्स सिक्रेटेड बाय फाइब्रोब्लास्ट्स। अब बॉडी में कुछ ही सेल्स होते हैं और मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है, जिनमें ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं जो कि फाइब्रोब्लास्ट के थ्रू सिक्रीट हुए होते हैं, राइट। इट इज़ फाउंड इन द ऑर्गन्स वेयर स्ट्रेचिंग और ऑल्ट्रेशन ऑफ शेप इज रिक्वायर्ड, राइट। अब ये उन ऑर्गन्स में पाए जाते हैं जहाँ पे स्ट्रेचिंग और ऑल्ट्रेशन ऑफ शेप रिक्वायर होती है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी को अगर हम फर्स्ट लाइन में देखें कि एक्सटेंशन एंड रिकॉइल का काम करते हैं, राइट। तो ये कुछ कुछ ऑर्गन्स में ही प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे स्ट्रेचिंग और ऑल्ट्रेशन चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल इन लार्ज ब्लड वेसल्स, द ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई एंड द लंग्स। क्लियर था डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एडिपोज टिश्यू के बारे में। एडिपोज टिश्यू कंसिस्ट ऑफ फैट सेल्स, ठीक है। इनको एडिपोसाइट्स भी बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू को फैट सेल्स भी बोलते हैं, एडिपोसाइट्स भी बोलते हैं, कंटेनिंग लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इन अ मैट्रिक्स ऑफ एरियोलर टिश्यू। क्लियर। देर आर टू टाइप्स ऑफ एडिपोज टिश्यू, वाइट एंड ब्राउन। अभी जो वाइट एडिपोज टिश्यू है ये बॉडी का 20 to 25% ऑफ वेट बनाते हैं इन वेल नरिश्ड एडल्ट्स में, ठीक है। ये अब अमाउंट इनका जो इंडिविजुअल में है ये कैसे डिटेक्ट किया जाता है, कैसे डिटर्मिन किया जाता है, ठीक है। ये बैलेंस है बिटवीन द एनर्जी इनटेक एंड द एक्सपेंडिचर। क्लियर। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? किडनीज में पाए जाते हैं, आइज में पाए जाते हैं, बिटवीन द मसल फाइबर्स अंडर द स्किन, राइट, जहाँ पे ये थर्मल इंसुलेटर एंड एनर्जी स्टोर के तौर पे काम कर रहे होते हैं, राइट। अब नेक्स्ट है ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ये टिश्यू जो है ये न्यूबॉर्न में प्रेजेंट होता है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू, ठीक है। अब इसके पास जो है मोर एक्सटेंसिव कैपिलरी नेटवर्क है देन वाइट एडिपोज टिश्यू के मुकाबले, राइट।
When brown tissue is metabolized, it produces less energy. ये less energy provide करते हैं and considerably more heat than other fat, contributing to the maintenance of the body temperature. अब जो न्यूबॉर्न होते हैं उनमें जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है, और वो कौन मेंटेन रखता है? ब्राउन एडिपोज टिश्यू, राइट. इन सम एडल्ट्स इट इज़ प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट्स. कुछ कुछ एडल्ट्स में ये स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, राइट. Next we are going to talk about blood. What is blood? It is a fluid connective tissue. Clear? इसके बारे में हम डिटेल्स में तब पढ़ेंगे जब हम ब्लड चैप्टर करेंगे. क्लियर. नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्टिलेज की. ये जो कार्टिलेज होते हैं ये होते क्या हैं? ठीक है, ये एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो कि स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, दी फर्मर दैन अदर कनेक्टिव टिश्यूज. ये बाकी कनेक्टिव टिश्यूज के मुकाबले हार्ड होते हैं, फर्मर होते हैं. कि जो सेल्स होते हैं हम उनको कॉन्ड्रोसाइट्स कह के भी डिनोट करते हैं. क्लियर. दे आर एम्बेडेड इन मैट्रिक्स रीइंफोर्स्ड बाय कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स. ये डीपली बेडेड होते हैं मैट्रिक्स में और कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स से ये बने होते हैं. क्लियर. अब आगे जो टाइप्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस बॉडी में पाए जाते हैं. फर्स्ट इज हाइलिन कार्टिलेज, सेकंड इज फाइब्रो कार्टिलेज एंड थर्ड वन इज इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज. अब वन बाय वन इनको हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले है हाइलिन कार्टिलेज. हाइलिन कार्टिलेज इज अ स्मूथ ब्लूइश वाइट टिश्यू. क्लियर. ये ब्लूइश वाइट अपीयरेंस में होते हैं, स्मूथ होते हैं. ठीक है. द कॉन्ड्रोसाइट्स मीन्स जो इसके सेल्स होते हैं कार्टिलेज के, आर स्मॉल इन ग्रुप्स विद इन सेल नेस्ट्स एंड द मैट्रिक्स इज सॉलिड एंड स्मूथ. क्लियर. इसके जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं वो स्मॉल ग्रुप्स में पाए जाते हैं विद इन द सेल नेस्ट्स. ठीक है, इन्होंने सेल का अपना अलग से नेस्ट बनाया होता है, उसी में पाए जाते हैं. एंड जो मैट्रिक्स है, ठीक है, वो सॉलिड भी होता है और स्मूथ भी होता है. क्लियर. हाइलिन कार्टिलेज अब काम क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी, सपोर्ट एंड स्मूथ सर्फेसिस फॉर मूवमेंट एट जॉइंट्स. क्लियर. ये एक क्या है? पैड जैसा होता है, पफी पैड होता है. ठीक है, जो क्या काम करता है बॉडी में, क्या हेल्प करता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना और स्मूथ सर्फेसिस फॉर मूवमेंट एट जॉइंट्स. ये जॉइंट्स के बीच में पैड जैसे मटेरियल होता है. क्लियर. जो कि स्मूथ रखता है बॉडी के जॉइंट्स को ताकि वो एक दूसरे के साथ मिलकर जख्मी ना हो, फ्रिक्शन ना हो उनमें. राइट. आगे देखते हैं. इट इज़ फाउंड ऑन द एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन दैट फॉर्म जॉइंट्स. ये 2 लॉन्ग बोन के एंड में पाया जाता है. राइट. जो इकट्ठे होकर जॉइंट्स बनाते हैं उनमें ये पैडी अपीयरेंस होता है ताकि फ्रिक्शन को प्रिवेंट कर सके. सेकेंड, फॉर्मिंग द कोस्टल कार्टिलेजेस. अभी कोस्टल कार्टिलेजेस कहाँ पे हैं? विच अटैच द रिब्स टू द स्टर्नम. राइट. जो रिब केज है, जो हमारे चेस्ट की हड्डियां हैं, रिब केज है, वो सेंटर पीस से अटैच होती है, यानी कि सेंटर बोन से अटैच होती है, जिसका नाम है स्टर्नम. ठीक है, ये वो भी फॉर्म करता है. एंड फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ लैरिंग्स. लैरिंग्स क्या है? हमारा वॉइस बॉक्स जिससे हमारी आवाज़ निकलती है. ट्रेकिया एंड द ब्रोंकाई. ब्रोंकाई क्या है? ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर हैं. ये लंग्स चैप्टर में हम पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी चैप्टर में पढ़ेंगे. राइट. अब आगे हम पढ़ते हैं फाइब्रो कार्टिलेज के बारे में. This consists of dense masses of white collagen fibers in a matrix similar to that of hyaline cartilage with the cells widely dispersed. Right? ये dense masses होते हैं white collagen fibers की. क्लियर. ये सिमिलर होते हैं हाइलिन कार्टिलेज जैसे. ठीक है, और ये वाइडली डिस्पर्स्ड होते हैं. वाइडली डिस्पर्स्ड मीन्स ये फैले हुए होते हैं, आप डायग्राम में देख सकते हो. क्लियर. इट इज़ टफ. ये टफ होते हैं. स्लाइटली फ्लेक्सिबल होते हैं, हल्की सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनमें. एंड सपोर्टिंग टिश्यू. और ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? एज अ पैड्स बिटवीन द बॉडीज ऑफ वर्टिब्रे, द इंटरवर्टिब्रल डिस्क. राइट. ये एज अ पैड्स काम करते हैं. पफी जैसे पैड्स होते हैं ये. वर्टिब्रे मीन्स स्पाइनल कॉर्ड में, और द इंटरवर्टिब्रल डिस्क. इंटरवर्टिब्रल डिस्क कौन सी होती हैं? जो ये वर्टिब्रास में प्रेजेंट होती हैं सेंटर में. राइट. अब आगे है बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस ऑफ द बोन्स ऑफ द नी जॉइंट कॉल्ड सेमिल्यूनर कार्टिलेजेस. राइट. अब ये जो है आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस मीन्स जो ग्लाइड कर रही होती हैं, मूव कर रही होती हैं सरफेस ऑफ द बोन्स. फॉर एग्जाम्पल है जैसे नी जॉइंट. क्लियर. उनमें ये प्रेजेंट होती हैं, उनमें ये पाई जाती हैं और उनका नाम क्या होता है? सेमिल्यूनर कार्टिलेजेस होते हैं. Clear. And on the rim of the bony sockets of the hip and shoulder joints, deepening the cavities without restricting the movement. Right. Rim of the bony sockets है, यानी कि border of bony sockets of hip and shoulder joint के borders पे पाया जाता है. Clear. और ये
कैविटीज़ को डीपन करती हैं, उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किए बिना, मतलब कि मूवमेंट्स में कोई अड़चन डाले बिना ये डीपली कैविटीज़ को लाइन करती हैं, राइट। आगे है दे फंक्शन एज लिगामेंट ज्वाइनिंग बोन्स। क्लियर। ये जो फाइब्रस कार्टिलेज है ये लिगामेंट्स मैंने बताया था कि क्या होते हैं, जो एक बोन को दूसरे बोन के साथ अटैच करते हैं। क्लियर। ये उनमें भी पाए जाते हैं। क्लियर। अब लास्ट है इलास्टिक फाइब्रोकार्टिलेज। इलास्टिक फाइब्रोकार्टिलेज किसे कहते हैं? दिस फ्लेक्सिबल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ येलो इलास्टिक फाइबर्स लाइंग इन सॉलिड मैट्रिक्स, राइट। ये येलो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं जो कि सॉलिड मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। द कॉन्ड्रोसाइट्स लाई बिटवीन द फाइबर्स। क्लियर। और ये जो सेल्स हैं कार्टिलेज के वो फाइबर्स के विद इन ही लाई कर रहे होते हैं, राइट। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड मेंटेन्स शेप। अब ये सपोर्ट भी करता है और शेप भी प्रोवाइड करता है किस किस को? पिन्ना और द ईयर लोब। ठीक है। ये जो लोब है जहाँ पे ईयरिंग डाला जाता है, क्लियर, तो इसको बोलते हैं हम पिन्ना और लोब ऑफ द ईयर। क्लियर। द एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या होता है? एपिग्लॉटिस वो होता है जो कि विंड पाइप यानी कि ट्रेकिया के ऊपर प्रेजेंट होता है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही हम कुछ खाते हैं, राइट, तो ये क्या करता है, ये विंड पाइप को कवर कर देता है ताकि खाना गलती से भी विंड पाइप यानी कि ट्रेकिया में एंटर ना कर जाए। ठीक है। वो कौन कवर करता है उसको? लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, उसका नाम एपिग्लॉटिस है। क्लियर। एंड द पार्ट ऑफ द ट्यूनिका मीडिया ऑफ द ब्लड वेसल्स। ये जो ब्लड वेसल्स का पार्ट है ट्यूनिका मीडिया, ये उसको भी फॉर्म करता है। वहाँ पे ये इलास्टिक फाइब्रोकार्टिलेज प्रेजेंट होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बोन की। बोन सेल्स जिनको हम ऑस्टियोसाइट्स भी बोलते हैं, दे आर सराउंडेड बाय अ मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स। ठीक है। जो कोलेजन फाइबर्स है ये क्या काम करते हैं? जैसे कि पहले भी बताया गया, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, राइट। अब इनमें जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो किस चीज़ के साथ स्ट्रेंथेंड हुए हैं? बाय इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जिनका नाम है कैल्शियम एंड फॉस्फेट। ये क्या काम करते हैं? ये बोन्स को रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है बोन्स ऑल्सो हैज़ कंसिडरेबल कैपेसिटी फॉर ग्रोथ इन द फर्स्ट 2 डिकेड्स ऑफ लाइफ एंड फॉर रीजनरेशन थ्रू आउट द लाइफ। अब बोन्स के पास 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट, इनके पास ग्रो करने की प्रॉपर्टी है, यानी कि फर्स्ट 2 डिकेड्स में जो बोन्स है वो ग्रो करती हैं, हाइट बढ़ती हैं। और सेकेंड, रीजेनरेशन थ्रू आउट द लाइफ। इन केस अगर फ्रैक्चर हो गया है, राइट, तो ये खुद से रीजेनरेट कर पाती, हील हो जाती है। क्लियर। आगे है टाइप्स ऑफ बोन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय नेकेड आइज। फर्स्ट इज कंपैक्ट बोन जिसकी सॉलिड और डेंस अपीयरेंस भी होती है, और सेकेंड स्पॉन्जी और कैंसलस बोन जो कि स्पॉन्जी टाइप्स दिखती हैं या फिर फाइन हनीकॉम जैसी अपीयरेंस होती है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट bone. Now next we are going to talk about the third tissue that is called muscle tissue. ठीक है। अब तक हमने 2 पढ़ लिए, एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू। अब थर्ड टिश्यू है मसल टिश्यू। मसल टिश्यू क्या होता है? मसल टिश्यू इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रॉपर्टीज दैट अलाउ मूवमेंट। ठीक है। अब मसल टिश्यूज क्या अलाउ करते हैं? इनकी प्रॉपर्टी क्या है? मूवमेंट की होती है। इनके पास अब क्या प्रॉपर्टी है? ये स्टिमुलस मिलते ही ये एक्साइटेबल हो जाते हैं, यानी कि एक्टिवेट हो जाते हैं। दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल। अब कॉन्ट्रैक्टाइल का क्या मतलब होता है? दे कैन शॉर्टन एंड जनरेट अ पुलिंग फोर्स। क्लियर। ये सिकुड़ना भी जानते हैं और इनमें पुलिंग फोर्स भी होती है। सम मसल मूवमेंट इज वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब होता है कि हमारे कंट्रोल में होते हैं, विच मीन्स इट इज़ अंडर आर कॉन्शियस कंट्रोल, वाइल अदर मसल मूवमेंट्स आर इनवॉलेंट्री, यानी कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। क्लियर। नाउ मसल टिश्यू इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये अपने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बेसिस पे 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज द स्केलेटल मसल टिश्यू, सेकंड इज द कार्डियक मसल टिश्यू एंड लास्ट वन इज द स्मूथ मसल टिश्यू। क्लियर। हम 1 बाय 1 इसको स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज स्केलेटल मसल टिश्यू। इट फॉर्म्स दोस मसल्स दैट मूव द बोन्स। क्लियर। अब जो मसल्स है ये क्या काम करते हैं? ये बोन्स को मूव करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज टिश्यूज हैं, इनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जा सकता है तो हमें इनमें स्ट्राइप्स दिखती हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट, दे आर वॉलेंट्री एज दे आर अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल। ठीक है। ये वॉलेंट्री होते हैं। वॉलेंट्री मीन्स जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जैसे उठना बैठना, शरीर को कैसे भी हिलाना। क्लियर। ये क्या है? स्केलेटल मसल टिश्यू की प्रॉपर्टी है, राइट। इट इज अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल। नेक्स्ट, दे आर सिलिंड्रिकल। ये सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं। ठीक है। कंटेन्स सेवरल न्यूक्लियाई। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर एक है तो उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, अगर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसको न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है। एंड कैन बी
अप टू 35 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्लियर, ये सिलेंड्रिकल होते हैं, इनके पास बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और ये 35 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। लास्ट इज skeletal muscle contraction is stimulated by motor nerve impulses originating in the brain or spinal cord and ending at the neuromuscular junction. क्लियर, अब ये स्टिमुलेट कैसे होते हैं? मोटर नर्व इम्पल्सेस के थ्रू स्टिमुलेट होते हैं, जो कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं? ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट करते हैं और एंड कहाँ पे जाके होते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जाके ये एंड होते हैं। क्लियर, नाउ दिस वाज ऑल अबाउट skeletal muscle tissue. Next we are going to talk about cardiac muscle tissue. This type of muscle tissue is found only in the heart wall. ठीक है, cardiac is related to heart, so ये जो muscle है ये सिर्फ हार्ट वॉल में ही पाया जा सकता है। इसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर ये हमें कैसी अपीयरेंस देता है? क्रॉस स्ट्राइप, यानी कि इसमें भी स्ट्राइशन प्रेजेंट है। ठीक है, इट इज़ नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट। जैसे कि स्केलेटल मसल टिश्यू जो था वो कॉन्शियस कंट्रोल में है, बट कार्डियक मसल टिश्यू जो है वो कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है। क्लियर, ईच फाइबर यानी कि सेल हैज़ अ न्यूक्लियस एंड वन और मोर ब्रांचेस। अब आप इसको डायग्राम में इजीली देख सकते हैं कि ब्रांचेस भी फॉर्म हुई हैं इसमें। क्लियर, अब आगे हैं, द ब्रांचिंग इज कॉज्ड बाय द कनेक्शन ऑफ कार्डियक मसल सेल्स टू वन अनदर। अब ये जो ब्रांचिंग है ये क्या है? एक सेल को दूसरे सेल के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, इसकी वजह से ये ब्रांचेस बने हुए हैं। क्लियर, नाउ दिस वाज ऑल अबाउट कार्डियक मसल टिश्यू। अब हम बात करेंगे स्मूथ मसल टिश्यू के बारे में। स्मूथ मसल्स में ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज नॉन स्ट्राइटेड, विसरल और इनवॉलेंट्री। क्लियर, दोनों टिश्यूज थे दूसरे स्केलेटल एंड कार्डियक, वो दोनों स्ट्राइटेड थे, मीन्स उनमें स्ट्राइप्स प्रेजेंट थी। इसमें क्या है? इसमें जो स्ट्राइप्स हैं नहीं प्रेजेंट है, राइट, और ये इनवॉलेंट्री है। अब क्या है आगे? मसल्स हैज़ इंट्रिंसिक एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ठीक है, इनके पास एक एबिलिटी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। क्लियर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल इज स्लोअर एंड मोर सस्टेन दैन स्केलेटल मसल। क्लियर, अब ये जो इसकी कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो स्लो भी होती है और सस्टेन मीन्स ज़्यादा टाइम के लिए होती हैं। किसके कंपैरेटिवली? स्केलेटल मसल के कंपैरेटिवली। क्लियर, नाउ ये जो स्मूथ मसल टिश्यूज है ये पाए कहाँ जाते हैं? फाउंड सराउंडिंग मैनी ऑर्गन्स, ब्लड वेसल्स एंड अदर वेसल्स यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड्स। क्लियर, अब ये था मसल टिश्यू के बारे में। अब पढ़ेंगे अपने लास्ट टिश्यू के बारे में जिसका नाम है नर्वस टिश्यू। क्लियर, इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। क्लियर, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि ये नर्व्स में भी पाया जाता है। क्लियर, अब नेक्स्ट बात करते हैं, इट हेल्प्स इन सेंडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू ब्रेन and bringing its response back from the brain to effector organ. Clear, अब ये क्या है? different kinds of information है जो brain को भेजते हैं और जो affected organs हैं, clear, उससे भी response back लाके दोबारा ब्रेन को भेजते हैं, यानी कि ब्रेन का मैसेज ऑर्गन्स को भेजते हैं और ऑर्गन से भी दोबारा रिवर्ट बैक करके मैसेज ब्रेन को भेजते हैं। क्लियर, नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यू फाउंड इन नर्वस टिश्यू। फर्स्ट इज एक्साइटेबल सेल्स एंड अनदर आर नॉन एक्साइटेबल सेल्स, राइट। तो फर्स्ट बात करते हैं हम एक्साइटेबल सेल्स की। ये क्या काम करते हैं? इनको हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। ये इनिशिएट करते हैं, इनिशिएट मीन्स टू स्टार्ट, एंड रिसीव करते हैं, कंडक्ट करते हैं यानी कि गाइड करते हैं, एंड ट्रांसमिट करते हैं। ट्रांसमिट मीन्स कि आगे सप्लाई करते हैं किस चीज़ को? इंफॉर्मेशन को। क्लियर, अब आगे है नॉन एक्साइटेबल सेल्स। नॉन एक्साइटेबल सेल्स किसको बोलते हैं? इनका दूसरा नाम क्या है? ग्लायल सेल्स भी बोलते हैं, एंड दी सपोर्ट द न्यूरॉन्स। क्लियर, इन ये क्या काम करते हैं? न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं। क्लियर, नाउ दिस वाज ऑल अबाउट नर्वस टिश्यू। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टिश्यू रीजेनरेशन। व्हाट इज़ टिश्यू रीजेनरेशन? यानी कि ये वो प्रोसेस है जिसमें टिश्यूज़ ख़राब हो चुके हैं और रीजेनरेट कर रहे हैं, यानी कि दोबारा से रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। क्लियर, जैसे कि हमें चोट लगी है या कोई टिश्यू इंजर हो चुका है, उस केस के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि टिश्यू रीजेनरेशन होता क्या है। देर आर जनरली 3 कैटेगरीज ऑफ टिश्यू रीजेनरेशन। फर्स्ट इज टिश्यूज इन विच सेल रेप्लिकेशन इज अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, दे रीजेनरेट क्विकली। क्लियर, अब जिनमें जो टिश्यूज़ हैं उनमें रेप्लिकेशन जो है वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस के तौर पे है। रेप्लिकेशन मीन्स डेवलप होना या एग्जैक्ट कॉपी बनाना या रिप्रोड्यूस करना। क्लियर, तो उनमें क्या है? रीजेनरेशन जो होगी वो क्विक होगी। ठीक है, दीज इंक्लूड्स एपिथेलियल सेल्स, फॉर एग्जाम्पल द स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, सिक्रेटरी ग्लैंड्स, यूट्राइन लाइनिंग एंड लिम्फॉइड टिश्यू।
क्लियर। अब जैसे स्किन है, चोट लगी तो फिर से टिश्यू जो है वो रीजेनरेट कर जाएगा और स्किन हमारी भर जाएगी। म्यूकस मेम्ब्रेन है, क्लियर। कहीं पे मुंह में कट लग गया है, जीभ पे कट लग गया है, टंग पे बाइट हो गई है, तो क्या है, फटाफट से टिश्यूज़ जो है वो रीजेनरेट कर जाते हैं। वैसे ही यूट्राइन लाइनिंग है, क्लियर। जैसे कि एंडोमेट्रियम है, वो पीरियड्स के टाइम पे, मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो लाइनिंग है वो डिटैच होके बाहर आ जाती है और फिर से दोबारा अदर फेस में रीजेनरेट कर जाती है, यानी कि फिर नेक्स्ट मंथ वो बन जाती है और फिर से डिटैच हो जाती है। ऐसे ही वो प्रोसेस जो है टाइमली चलता रहता है, रीजेनरेट और डीजेनरेट होने का प्रोसेस, क्लियर। अब है आगे लिम्फॉइड टिश्यूज़ में भी ये पाए जाते हैं जो क्विकली रेप्लिकेट करते हैं। नेक्स्ट इज, ये तो थी फर्स्ट कैटेगरी, क्लियर। अब नेक्स्ट है टिश्यूज रिटेन द एबिलिटी टू रेप्लिकेट बट डू सो इनफ्रीक्वेंटली। अब ये उन टिश्यूज़ के बारे में बात करें जिनके पास की रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है बट वो बहुत कम रेप्लिकेट होते हैं, जैसे कि लीवर, किडनी, फाइब्रोब्लास्ट एंड स्मूथ मसल सेल्स, राइट। ये जो टिश्यूज़ हैं ये बहुत लंबा टाइम लेते हैं रीजेनरेट होने के लिए, राइट। अब लास्ट कैटेगरी हम बात करते हैं, सम टिश्यूज़ आर नॉर्मली अनएबल टू रेप्लिकेट इंक्लूडिंग नर्व सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स एंड स्केलेटल एंड कार्डियक मसल सेल्स। ये वो टिश्यूज़ हैं जो कि अनेबल होते हैं रेप्लिकेट करने में, ठीक है। जो नर्व सेल्स एक बार डैमेज हो जाएं, स्केलेटल एंड कार्डियक मसल सेल्स हैं जो डैमेज हो जाएं, ये फिर अनेबल होते हैं रेप्लिकेट करने के लिए, दोबारा से बनने के लिए, राइट। एक्सटेंसिवली डैमेज टिश्यू इज यूजुअली रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस टिश्यू, मीनिंग दैट फंक्शन कैरिड आउट बाय दैट ओरिजिनल टिश्यू आर लॉस्ट। ये रेप्लिकेट तो हो जाते हैं, ठीक है, बहुत लंबा टाइम भी लेते हैं, समय भी लेते हैं ये दोबारा से रीजेनरेट होने के लिए, बट वो बात नहीं बनती। जो ओरिजिनल टिश्यू है उनकी जगह फाइब्रस टिश्यू जगह ले लेते हैं और जो ऑर्गन की फंक्शनिंग है, ठीक है, उनमें ऑल्टरेशन आ जाती है, वो एज इट इज़ काम नहीं कर पाते जैसे वो पहले कर पाते थे, क्लियर। इसी में देखते हैं कि टिश्यू रिपेयर में क्या क्या होता है। सबसे पहले एपिथेलियल सेल्स अराउंड वुंड मल्टीप्लाई एंड माइग्रेट बीनीथ द स्कैब, ठीक है। अभी जो स्कैब क्या है, जैसे ही हमें चोट लगी, जख्म होता है, जख्म के नीचे एक की प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ टिश्यूज़ होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्कैब बोलते हैं, जो प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है टिश्यूज़ की, क्लियर। अब उसके नीचे क्या होते हैं, जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो वहाँ पे जख्म के नियर बाय मल्टीप्लाई करना चालू कर देते हैं और मल्टीप्लाई होते होते वो स्कैब के नीचे, यानी कि वो जो जख्म है उसके नीचे जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ठीक है, उसके नीचे क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे रीजेनरेट होना स्टार्ट कर देते हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट है अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यूज अंडरगोज फाइब्रोसिस, क्लियर। अब जो स्कैब के नीचे कनेक्टिव टिश्यूज़ प्रेजेंट है उनमें क्या है, फाइब्रोसिस का प्रोसेस जो है, यानी कि फाइब्रस टिश्यूज़ जो है वो बनने, मल्टीप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्लियर। अब लास्ट में क्या होगा, रीमॉडलिंग, जिसको मैचुरेशन फेज भी बोलते हैं, यानी कि इसमें अब जो टिश्यूज़ है वो मल्टीप्लाई हो के दोबारा से रीमॉडल मीन्स कि रीशेप हो रहे हैं, ऑर्गन को दोबारा वही शेप देने लगे हैं, या फिर जख्म तो भर देते हैं प्रॉपर से वो शेप नहीं आ पाती, क्लियर। तो इस प्रोसेस में जो है ये कुछ हफ्तों से लेके 2 साल तक का भी टाइम ले सकता है, क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट टिश्यू रीजेनरेशन। नेक्स्ट मेम्ब्रेन्स क्या है, बेसिकली ये थिन लेयर ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जो कि बॉडी को कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल स्किन हो गया, हार्ट को जो कवर करता है वो पेरिकार्डियम हो गया, आउटर लेयर ऑफ द हार्ट, ठीक है। वैसे ही म्यूकोजा ऑफ स्टमक है, यानी कि जो स्टमक है, एंड दूसरे जो हैं जो कि मूवेबल जॉइंट कैविटीज़ को लाइन करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन्स बोलते हैं, राइट। नाउ देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू मेम्ब्रेन्स। फर्स्ट वन इज द एपिथेलियल मेम्ब्रेन एंड अनदर वन इज द कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन। अब एपिथेलियल मेम्ब्रेन्स में कौन से मेम्ब्रेन्स आते हैं, फर्स्ट इज द म्यूकस मेम्ब्रेन जिनमें ग्लैंड्स होते हैं प्रेजेंट, सेकेंड वन इज द सीरस मेम्ब्रेन जो कि फ्लूइड सिक्रीट करता है, एंड थर्ड वन इज द क्यूटेनियस मेम्ब्रेन जो कि हमारी स्किन बनाता है, क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन की, उसमें कौन सा आता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन आता है, ठीक है, जो कि मूवेबल जॉइंट्स की कैविटीज़ को लाइन करता है, क्लियर। हम सबसे पहले बात करेंगे एपिथेलियल मेम्ब्रेन्स की, ठीक है। एपिथेलियल मेम्ब्रेन्स पे हमने तीनों मेम्ब्रेन्स डिस्कस करने, म्यूकस, सीरस एंड क्यूटेनियस, इनको 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथेलियल मेम्ब्रेन्स में म्यूकस मेम्ब्रेन की। दीज आर समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड म्यूकोजा, लाइन्स ऑफ बॉडी कैविटी और हॉलो पैसेज वे दैट इज ओपन टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, क्लियर। ये क्या करता है, बॉडी कैविटी को और हॉलो पैसेज वे को लाइन करता है। दिस टाइप ऑफ मेम्ब्रेन कैन बी फाउंड lining the portion of digestive, respiratory, excretory and reproductive tracts, ये यहाँ पे पाया जाता है,
क्लियर। अब नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सीरस मेम्ब्रेन। अभी सीरस मेम्ब्रेन क्या है, जो कि फ्लूइड सिक्रीट करता है, ठीक है। These line the cavities of the body that do not open to the external environment. Serous fluid, अब ये जो membranes जो हैं, जो fluid secrete करती हैं, इसका क्या काम है? Lubricates the membrane and reduces abrasion and friction between the organs, right? ये organs को moist रखता है, ताकि lubricated रखता है, moist रखता है, ताकि जो abrasions है यानी कि cuts वगैरह है, injuries है और friction है between the organs, उसको उससे बॉडी को बचा सके, ऑर्गन्स को बचा सके। क्लियर। दिस टाइप ऑफ मेम्ब्रेन कैन बी फाउंड लाइनिंग द लंग्स, हार्ट एंड द पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या है? दीज आर द टिश्यूज लाइनिंग द एब्डोमिनल ऑर्गन्स। क्लियर। जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स के ऊपर जो टिश्यू की लाइनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम बोलते हैं। क्लियर। जो वर्ड क्यूटेनियस है ये डायरेक्टली स्किन के साथ रिलेटेड है, राइट। अब ये क्या होते हैं? मल्टी लेयर्ड मेम्ब्रेन है जिनमें दोनों एपिथेलियल एज वेल एज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, यानी कि टाइटली पैक्ड एज वेल एज लूजली पैक्ड सेल्स होते हैं। क्लियर। द एपिकल सर्फेस ऑफ द मेम्ब्रेन एक्सपोज टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इज कवर्ड विद डेड केराटिनाइज्ड सेल्स दैट हेल्प द बॉडी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डेसिकेशन एंड पैथोजेंस। क्लियर। अभी जो एपिकल सर्फेस यानी कि जो आउटर सर्फेस है दैट इज एक्सपोज्ड टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एंड ये डेड सेल्स के साथ केराटिनाइज सेल्स जो कि शेड ऑफ होने के काम करते हैं, ठीक है, उनके साथ ये कवर्ड होता है ताकि ये बॉडी को एक्सेसिव ड्राइनेस एंड पैथोजेंस, पैथोजेंस क्या होता है? डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा सके, ठीक है। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो है वो है स्किन। क्लियर। अब आगे बात करते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन्स की। कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन में हम पढ़ेंगे साइनोवियल मेम्ब्रेन के बारे में। अब दिस मेम्ब्रेन लाइंस द कैविटी ऑफ द मूवेबल जॉइंट्स, यानी कि ये जो मूवेबल जॉइंट्स है उनमें जो गैप है उसको लाइन करता है ताकि उनको फ्रिक्शन से बचा सके, चोट लगने से बचा सके। क्लियर। एंड सराउंड्स टेंडन्स दैट कुड बी इंजर्ड बाय रबिंग अगेंस्ट बोन्स, फॉर एग्जाम्पल ओवर द रिस्ट जॉइंट्स, राइट। अब ये टेंडन्स को भी सराउंड करता है। टेंडन्स क्या होते हैं? जो मसल टू बोन अटैच करते हैं। क्लियर। अब उनमें भी क्या है? ये फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल इसका कॉमन एग्जाम्पल है रिस्ट जॉइंट, ठीक है। अब रिस्ट जॉइंट की वजह से उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? भारी से भारी चीज़ें भी उठा लेते हैं, कुछ खींच लेते हैं, तो क्या होता है कि हमारी जो मसल है, बोन्स, लिगामेंट्स जो हैं वो टियर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनमें साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होता है। अब साइनोवियल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है? वो फ्रिक्शन से हमारी बॉडी को बचाए रखता है ताकि जब बोन्स आपस में काम कर रहे हों मिलके तो उनमें जख्म ना हो सके। क्लियर। फ्रिक्शन ना हो सके। क्लियर। अब ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है ये साइनोवियल फ्लूइड को सिक्रीट करता है, जो कि एक क्लियर स्टिकी ऑयली साइनोवियल फ्लूइड होता है जो कि लुब्रिकेट रखता है एंड नरिश रखता है किसको? जॉइंट्स को। क्लियर। अब आगे है इट इज़ एन एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड कंटेन्स इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है। ये एक एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है यानी कि लूज कनेक्टिव टिश्यू है और इसमें क्या है? इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर मेम्ब्रेन्स। नाउ लास्ट इज द ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स क्या होते हैं? दीज आर ग्रुप्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स दैट प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड सिक्रीशंस। अब ग्लैंड्स क्या है? ये एपिथेलियल सेल्स से बने होते हैं यानी कि टाइटली पैक्ड सेल्स से बने होते हैं, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस करते हैं स्पेशलाइज्ड सिक्रीशंस जो कि हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड द सेकेंड वन आर the endocrine glands, right. अब talking about exocrine glands first, ये वो glands हैं that discharge their secretion onto the epithelial surface of hollow organs. Clear। अपनी secretion से उनको epithelial surface पे discharge करते हैं, ठीक है, hollow organs के either directly or through a duct, means इनके पास एक duct होता है जिसके थ्रू ये अपनी secretions को discharge करते हैं. These are called exocrine glands and they vary in their size, shape and complexity. Clear। ये different types के होते हैं और secretions of exocrine gland include mucus, saliva, digestive juices and earwax. Clear। ये इसकी examples हैं. अब हम आगे पढ़ेंगे endocrine glands के बारे में. ये ductless glands होते हैं. इनकी जो secretions होती हैं वो directly कहाँ discharge होती हैं? into the blood and lymph. राइट, दीज आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स और इनकी जो सिक्रेशंस होती हैं उनको हम क्या बुलाते हैं? हॉर्मोन्स बुलाते हैं, ठीक है, जो कि बॉडी फंक्शनिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, ठीक है. विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक. होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू सो मच.